हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज जिसके अंदर हम सोल्व कर रहे हैं ओसवाल के सभी एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस इनके सेम रहते हैं। दैट अगर बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन ए ऑप्शन हमें टिक करना होगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन बी टिक करना होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, देन सी, एंड ए इज फॉल्स and R is true, then option D will be there. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं assertion रीजन का। assertion एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x plus y equal to 3 and 6x plus ky is equal to 8 does not have a solution, then k is equal to 2। देखो सॉल्यूशन कब नहीं होगा, ये इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं इसी चैप्टर की। उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में ही काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि पैरेलल लाइंस के अंदर जो नो सॉल्यूशन का केस है वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग में जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, और जो कोइंसिडेंट लाइंस में जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसके अंदर क्या कंडीशंस होती है। तो अभी हम लेते हैं पैरेलल लाइंस वाला जिसके अंदर नो सॉल्यूशन होता है, डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन, जिसके अंदर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 और नोट इक्वल होता है C1/C2 के। तो ठीक है, A1 में देख रहा हूँ यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो A1 हो गया, जैसे कि A1 यहाँ पर हो रहा है 3, A2 यहाँ पर है 6। हमें चेक करना है क्या ये इसके इक्वल है, इक्वल होगा क्योंकि ये नो सॉल्यूशन गिवन है। इक्वल होगा y का कोफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और ये नॉट इक्वल होगा 3/8। ये तो क्लियर है कि 3/8 के तो नॉट इक्वल है क्योंकि यहाँ से ये 1/2 आ रहा है, 1/2, और 1/2 और 3/8 इक्वल नहीं होते तो ये नॉट इक्वल टू 3/8 आ गया। अब हमें बस इन दोनों से k की वैल्यू निकालनी है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, k इंटू 1 k इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। तो k की वैल्यू 2 है और इसमें भी 2 दी हुई है, यानी कि एजर्सन तो ट्रू हो गया। अब हमें चेक करना है रीजन भी ट्रू है क्या। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिया हुआ है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन देन k इक्वल टू 2। इसमें भी सेम है, अगर सॉल्यूशन नहीं है तो k की वैल्यू 2 है क्या, ये चेक करनी है। ओके, चेक कर लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट मैंने ले लिया पहले, दैट इज 1। x का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय इधर x का कोफिशिएंट है 2, वो इक्वल होना चाहिए y का कोफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट k। तो क्लियर बात है k यहाँ पर 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट है ये। तो दोनों करेक्ट है, यहाँ पर रीजन भी करेक्ट है और एजर्शन भी करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुई, एक्सप्लेनेशन तो ये होगी, एक्सप्लेनेशन ये होगी इसकी, इसका रीजन तो ये होगा एक्चुअल में। तो ये क्या है, एक और स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। तो हम बी ऑप्शन पर जाएंगे, इसके लिए हम बी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड देखते हैं हम। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ सी, सी की सभी रियल वैल्यूज के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या क्राइटेरिया और क्या कंडीशन पढ़ी थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या सभी c की वैल्यू के लिए ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो, अगर ये नॉट इक्वल आ गया तो फिर तो c की वैल्यू कोई मैटर ही नहीं करती, c की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चेक कर लेते हैं पहले, x का कोफिशिएंट 1, इधर x का कोफिशिएंट 5, इधर y का कोफिशिएंट -2, इधर y का कोफिशिएंट -10, -10। तो अगर मैं देख रहा हूं
कि ये भी 1/5 आ रहा है, ये भी 1/5 आ रहा है, तो ये तो इक्वल आ गए, ये इक्वल आ गए। और अगर ये इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई गलत, एजर्सन हो गया इसका रोंग। और जब भी एजर्सन रोंग हो तो हमें रीजन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन में है कि एजर्सन इज फॉल्स, तो अपने आप ही रीजन तो ट्रू हो जाएगा, हम उसे चेक भी नहीं करेंगे। हम सीधा क्या ऑप्शन करेंगे इसका, डी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एजर्सन रीजन का क्वेश्चन देखते हैं। If the equation 3x minus y plus 8 equal to 0 and 6x minus ky equal to minus 16 represent coincident lines, coincident में तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, a1 by a2 इक्वल होता है b1 by b2 इक्वल होता है c1 by c2 के, तीनों इक्वल होते हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन है, तो k की वैल्यू 2 है क्या, k इज इक्वल टू 2 ये दिया हुआ है, चलो चेक कर लेते हैं। 3/6 1/2 बन रहा है। नेक्स्ट -1/-k, तो ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से माइनस कट हो गया, k इज इक्वल टू 2 आ गया, इसमें तो k इज इक्वल टू 2 है, तो यानी कि ये तो करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं रीजन पर, रीजन चेक करते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल देन k की वैल्यू 15 है क्या, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। पैरेलल है तो पैरेलल के केस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 3/2 वो इक्वल होगा 2k/5 के, तो k की वैल्यू हमें यहां से पता करनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैं देख रहा हूं k की वैल्यू आ रही है 15/4, तो ये गलत हो गया, रीजन गलत हो गया, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसके अंदर ये है कि एजर्सन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, लेकिन रीजन फॉल्स है, वो सी ऑप्शन के अंदर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ 4 chairs and 3 tables cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750, then the cost of one chair is rupees 150, तो एक चेयर की कॉस्ट 150 है, ये हमें चेक करनी है। देखो दो तरीके हैं इसको चेक करने के, दो तरीके हैं, एक तो 4 चेयर्स हैं, एक चेयर का रेट मैं रुपीज x मान लेता हूं और एक टेबल का रेट मैं रुपीज y मान लेता हूं, तो देखो दो इक्वेशन क्लियरली बन रही है, 4 चेयर यानी कि 4x रुपीज, 3 टेबल यानी कि 3y रुपीज, और टोटल बने 2100। इसी तरीके से 5 चेयर्स यानी कि 5x रुपीज और इधर बना 2y रुपीज इज इक्वल टू 1750। एक तरीका हमारे पास एलिमिनेशन का है, एक तरीका सब्स्टिट्यूशन का है, और दूसरा एक और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अलग, वो क्या है कि एक चेयर की कॉस्ट दी हुई है, वहां से मैं टेबल की कॉस्ट निकाल लेता हूं। कैसे, एक चेयर मैं ये मान लेता हूं कि एक बार के लिए ये ट्रू है, तो एक चेयर अगर 150 की है तो 4 चेयर कितने की हुई, 4 इंटू 150 यानी कि 600। अब ये 600 इधर जाकर माइनस कर देते हैं हम, देन 3y इज इक्वल टू 1500, यानी कि एक टेबल की कॉस्ट 500 रुपीज आ गई, एक टेबल की कॉस्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में रख के देखूंगा दोनों वैल्यूज, अगर इस इक्वेशन को भी ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ओके, मैं चेक कर लेता हूं। वन चेयर 150 रुपीज, तो 150 इंटू 5 मैं देख रहा हूं 750 हो गया, प्लस एक टेबल की कॉस्ट 500 है, तो 2 इंटू 500 1000, तो दैट इज 1750, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब इससे हुआ क्या कि एलिमिनेशन से बच गए हम, अदरवाइज मुझे इस इक्वेशन को जैसे मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता,
और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता 3 से, ताकि इधर ये 6y और इधर भी 6y बने। फिर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता, y वाला पार्ट कट हो जाता और x वाला पार्ट, फिर x की वैल्यू निकल के आती और वहां से हम चेक कर सकते थे ये करेक्ट है कि नहीं। तो आपकी मर्जी है, आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से कोई मेथड लगाना चाहते हैं या ये वाला मेथड लगाना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ओके, तो एजर्शन तो ट्रू है, यहां से ये बात क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, जो कि रीजन वाली स्टेटमेंट है। वो क्या कहती है वो भी देख लेते हैं हम। रीजन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 40 ईयर। फादर की एज में x मान लेता हूं और सन की एज y मान लेता हूं, तो इनका सम 40 ईयर्स है। 40 ईयर्स। ये कह रहा है इफ द फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। फादर्स एज यानी कि x इज कितना है, 3 टाइम्स है। देन द सन्स एज इज 12, तो सन की एज 12 होगी क्या? अभी चेक कर लेते हैं। देखो, सन की एज ये कह रहा है 12 है, तो फादर की एज कितनी होगी? क्लियर सी बात है, इसने बोला 3 टाइम्स, 36 होगी। अब ये कह रहा है इन दोनों का सम 40 है। मैं चेक करूंगा तो 40 बन रहा है क्या? ये 40 नहीं बन रहा है, ये 48 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू 40, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आएगा सी, जिसके अंदर दिया हुआ है कि एजर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4 is x equal to this and y is equal to this। हम पुट करके चेक करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। कैसे? x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, मैं सीधा x प्लस वाई करके देखता हूं 5 बनता है क्या। x प्लस वाई चेक करके देखता हूं 5 बनेगा क्या। ये बना 25/5 जो कि 5 है, यानी कि ये बात तो करेक्ट हो गई। इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर गया। अब इस इक्वेशन को चेक कर लेता हूं मैं। 2x, देखो x 19/5 है तो 2x हो गया 38/5, माइनस 3y यानी कि 18/5। तो मैं चेक कर रहा हूं, ये बना 20/5 जो कि 4 है, यानी कि ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसने यही दिया हुआ है, 4 आ गया। तो एजर्शन करेक्ट है। मैंने दोनों वैल्यू पुट करके चेक कर ली, तो दोनों वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट आ रही है। अब मुझे चेक करना है रीजन। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज दिस। तो इसमें भी हम चेक करके पुट करके चेक करेंगे। x की वैल्यू 2 रखी तो ये बना 6, और y की वैल्यू 1 रखी तो ये बना 4, 10 आ रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी इक्वेशन करते हैं। x की वैल्यू 2 रखी तो 2 2 जा 4, माइनस y की वैल्यू 1 रखी तो 2 1 जा 2, ये भी करेक्ट है। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसकी करेक्ट नहीं है, बस दो स्टेटमेंट है जो कि सेपरेटली करेक्ट है। तो इसलिए इसका हम ऑप्शन चूज करेंगे बी। बी ऑप्शन इसका हमें चूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर एजर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ एजर्शन रीजन का। इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन शुरू होंगे। इन ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी इज इक्वल टू 3 ऑफ angle B is equal to twice of angle A plus angle B, then angle A is equal to 20। angle A 20 है ये कह रहा है। चलो चेक कर लेते हैं। angle A को 20 पुट कर देता हूं मैं। तो देखो, इन ये जो दो चीजें इक्वल है यहां से उठाता हूं मैं। ये कह रहा है 3B इक्वल है ट्वाइस ऑफ A यानी कि 20 प्लस बी। मैंने क्या किया है, वैल्यू पुट करके चेक कर रहा हूं मैं वैल्यूज निकाल नहीं रहा, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ओके, तो थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 40 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अब ये 2b अगर इधर जाके माइनस होता है तो ये इधर b बचेगा ओनली, क्योंकि इधर 3b है और इधर 2b है, माइनस हुआ तो b बच गया। b की वैल्यू आई 40। ओके, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को उठा लेता हूं। दैट एंगल C क्या है, 3 इंटू एंगल B, तो एंगल B में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 120।
अच्छा तीनों वैल्यूज निकल गई, मुझे पता कैसे चलेगा कि ये ट्रू है कि नहीं? मैं चेक करूंगा कि इनका सम 180 आ रहा है क्या। क्यों चेक करूंगा? क्योंकि इन ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर इसने बोला है ये ए बी सी के तीनों एंगल्स हैं, तो ट्रायंगल में तो तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो मैं एंगल ए that is 20 degree plus angle B that is 40 degree plus angle C that is 120 degree, तो मैं देख रहा हूं कि ये तो 180 डिग्री आ गया। इट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे चेक करनी होगी रीजन, अब मुझे रीजन चेक करना है। अब मैं रीजन चेक कर लेता हूं। द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x y एंड 40, ये x y और 40 ये एक ट्रायंगल के एंगल बता रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30, इन दोनों के बीच का गैप 30 डिग्री दिया हुआ है। देन x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस। अभी चेक कर लेते हैं, x इसने दिया है 85, y इसने दिया है 55, क्या डिफरेंस 30 आ रहा है? यस बिल्कुल आ रहा है। क्या इन सभी को ऐड करके 180 बन रहा है? ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोला है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बोला है, तो मैंने चेक किया कि ये भी 180 बन रहा है, ये भी 180 बन रहा है, क्योंकि 40 तो ये हो गया अकेला, 40 तो ये हो गया और 140 ये बन रहा है, तो 180 हो गया। इट मींस रीजन भी करेक्ट है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए बी आएगा इसका, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, बी। ओके, अब हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी आएंगे, श्योर है ये बात। तो इसमें दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज travel fares from time to time based on the various factors such as inflation on the different type of vehicle like auto, rickshaw, taxi, radio cab, etc. The auto charges in a city comprises of, यहाँ से मेन लाइन इसकी यहाँ से शुरू है, that the auto charges, ऑटो के जो चार्ज है वो कैसे है, इन अ सिटी कंप्राइज ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, एक तो कुछ फिक्स चार्ज है कि आप ऑटो में बैठ गए तो ये चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, टुगेदर विद, और उसके साथ साथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर किया है उसके हिसाब से भी चार्ज है पर किलोमीटर का। तो स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये दिया हुआ है दैट इन अ सिटी ए फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 75, ये रहा 10 किलोमीटर के लिए 75 चार्ज पे करना पड़ रहा है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 110, ये टेबल की फॉर्म में बना के भी दिया हुआ है। सिचुएशन 2 में क्या है, इन अ सिटी बी फॉर अ जर्नी ऑफ 8 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 91, ये 9 लिखा गया गलती से, 91 फॉर 8 किलोमीटर चार्ज पेड इज 91 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 14 किलोमीटर चार्ज पेड इज 145, ये सिटी बी के लिए है। ओके, अब रेफर टू सिचुएशन 1, यानी कि सिटी ए की बात की जा रही है भैया। इफ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स, फिक्स चार्ज एक्स हो गया, वो तो लगेगा ही लगेगा, एक्स तो लगना ही है, एंड द रनिंग चार्जेस विल बी वाई किलोमीटर पर आवर, रुपीज वाई पर किलोमीटर है ये स्पीड दे दी गलती से, ये आएगा रुपीज वाई पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के वाई रुपीज लगते हैं, ये रनिंग चार्जेस हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन इज, तो लीनियर इक्वेशन जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा क्या होगा, देखो x, पहले इसकी बात करते हैं हम, 10 किलोमीटर के 75 रुपए, 10 किलोमीटर 75 रुपीज, x रुपीज तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का y है, तो 10 किलोमीटर का हो गया 10y, ये टोटल खर्चा हो गया, और जो टोटल फेयर है वो कितना है 75। इट मीन्स ये एक ही ऑप्शन में है, तो दूसरी इक्वेशन भी बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि और किसी में है ही नहीं है, और किसी में है ही नहीं,
तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन travels a distance of 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज टू पे इज, अगर उसे 50 किलोमीटर जाना है तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। देखो इसके लिए हम इस तरीके से समझते हैं, एक तो आपके पास तरीका ये है कि x प्लस 10y इज इक्वल टू 75 और x प्लस 15y इज इक्वल टू 110, और हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। सब्ट्रैक्ट किया, x से x कट हो गया, 10y माइनस 15y माइनस 5y इज इक्वल टू 75 25 35, देन y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 हो गया। तो मुझे पता चला कि पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो 7 रुपीज है, 7 रुपए लगते हैं। अच्छा, अब अगर ये 7 रुपए लगते हैं तो 10 इंटू 7 मैंने देखा 70 इधर जाके माइनस कर दिया, देन x विल बी इक्वल टू 5, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है, 5 रुपीज। अब उसे जाना कितना है 50 किलोमीटर, तो ये 5 रुपीज तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 50 का 1 किलोमीटर का 7 रुपीज है, तो 50 का हो गया 350, 350 प्लस 5 355, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो ये इक्वेशन की फॉर्म में बना के आप रफ वर्क करके इसका आंसर क्लिक कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप सीधा माइंड में करें। वो कैसे होगा, देखिए इसने बोला है 10 किलोमीटर के 75, 15 किलोमीटर के 110, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, 5 किलोमीटर कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए 35 रुपीज, मतलब 5 किलोमीटर के 35 रुपए लगे, तो 1 किलोमीटर का लगा 7 रुपया, 5 किलोमीटर 35 रुपीज, देन फॉर 1 किलोमीटर इट इज 7 रुपीज, 1 किलोमीटर के 7 रुपीज हो गए। ओके, अब आते हैं हम फर्स्ट सिचुएशन पे, जो जो फर्स्ट वाली कंडीशन है इसकी, उस पे आते हैं कि 10 किलोमीटर 75 रुपीज। ओके, अब हम सोचते हैं कि अगर 1 किलोमीटर के 7 रुपीज हैं तो 10 किलोमीटर के 70 रुपीज हो गए, 70 हो गए। अब 10 किलोमीटर के 70 है तो ये 5 रुपए एक्स्ट्रा कौन से हैं, जो फिक्स चार्ज है, यानी कि फिक्स चार्ज हो गए 5 रुपीज और पर किलोमीटर का चार्ज हुआ 7 रुपीज। तो इस तरीके से माइंड में भी हम कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What will be a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के लिए इसे कितना पे करना पड़ेगा 30 किलोमीटर के लिए। आई थिंक ये सेकंड सिचुएशन में से पूछा गया होगा, अदरवाइज अगर फर्स्ट में से होता तो वही सेम 210, क्योंकि 30 इंटू 10 7 करते हम, और प्लस 5 रुपए जो फिक्स चार्ज थे, तो 215 आ जाता। ये एक्चुअली रेफर टू सिचुएशन 2 आना था, वो शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। तो इस सेकंड वाली सिचुएशन की बात कर रहा है, जिसमें फॉर 8 किलोमीटर 91 रुपीज है, 14 किलोमीटर 145 है। अगर हम फिर से उसी तरीके से सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, तो देखिए ये 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 8 किलोमीटर के इतने, 14 के इतने, तो 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा, और इधर मैं रुपीज देखता हूँ, देन 45 प्लस 9 54 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी कि 6 किलोमीटर के 54 रुपीज, तो फॉर 1 किलोमीटर इट इज रुपीज 9, 6 किलोमीटर के 54 तो 1 किलोमीटर के 9 रुपीज। अच्छा, अब 8 किलोमीटर के 91 है, तो देखो यहां से हम 8 किलोमीटर के निकालते हैं, 1 किलोमीटर के 9, देन 8 किलोमीटर के 72, तो ये क्या है यहाँ पर 91 है, ये जो 19 रुपीज एक्स्ट्रा आ रहे हैं 19 रुपीज, वो क्या है फिक्स चार्ज है, वो क्या है फिक्स चार्ज है, रुपीज 19, 19 रुपए फिक्स चार्ज है। ओके, अब 30 किलोमीटर का हमें फाइंड करना है। ओके, 30 का देखो 30 इंटू 9 तो होगा ही होगा, क्योंकि 9 1 किलोमीटर का है, प्लस ये 19 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, तो 270 प्लस 19 दैट इज 289, इसका करेक्ट आंसर हो गया
ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि द ग्राफ of the lines representing the conditions are, ये देखो दो लाइंस बन रही हैं यहां पर, ये क्या है 8 किलोमीटर का 91 और 14 किलोमीटर का 145, यानी कि दो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं 8,91 8,91 एंड 14,145। तो हम चेक कर लेते हैं किसमें, इधर x लिया हुआ है और इधर y लिया हुआ है। ओके, हम चेक करते हैं, इसमें तो नहीं बन रहा, ये वाली सिचुएशन तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो फिक्स चार्ज x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, ये बन रही है एक इक्वेशन, x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, और दूसरी इक्वेशन बन रही है x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। ओके, अब देखो अगर मैं x को जीरो करता हूं, तो y की वैल्यू 91/8 आ रही है, y की वैल्यू 91/8 आ रही है, 91/8। देखो इसमें तो नहीं है, अगर x जीरो है तो y की वैल्यू 010 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कहीं बन रहा है क्या। तो देखो 91/8, ये वाली हम चेक कर लेते हैं। इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 11 और 10, चेक करते हैं इसमें रख के पुट करके, x की वैल्यू 11 मैंने पुट की और y की वैल्यू 10 मैंने पुट की, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है वो x प्लस 8y इज इक्वल टू 91 की लाइन है, इसकी लाइन है ये। अब हम चेक करते हैं दूसरे वाला 5,7 और 15,6, इसकी लाइन है क्या। 5,7 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, तो ये वाली लाइन तो नहीं सेटिस्फाई कर रही, यानी कि यही है जो सेटिस्फाई कर रहा है और कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एग्जैक्टली इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा द ग्राफ ऑफ लाइंस, यानी कि दोनों लाइंस उसने बनाई हुई है, एक लाइन तो सेटिस्फाई कर गई लेकिन दूसरी लाइन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसका कोई भी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट गिवन नहीं है। आप टेंशन ना लें, बोर्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बोर्ड में एक आंसर आपको करेक्ट जरूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी पर हम चलते हैं। That places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार starts from A, एक कार A से स्टार्ट करती है, लेट ये A पॉइंट है और इधर है B पॉइंट, और ये आपस में 100 किलोमीटर अपार्ट है। एक कार A से स्टार्ट करती है और एक कार B से स्टार्ट करती है। एक कार B से स्टार्ट करती है। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 5 घंटे में वो मिल जाती है। एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक अगर इधर जाए और दूसरी अगर इधर जाए तो वो 1 आवर में मिल जाती है। इस सिचुएशन में मिलती है वो 5 आवर्स में, इस सिचुएशन में मिलती है वो 1 आवर्स में। ओके, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है that assuming that speed of first car and second car is be u kilometer per hour and v kilometer per hour respectively, so what is the relative speed of both cars while they traveling in same direction। देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों कार्स जा रही हैं तो स्पीड होगी u माइनस वी, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से जिसकी स्पीड कम है वो माइनस करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि रिलेटिवली आपस में अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो u माइनस वी की स्पीड उनकी रिलेटिव स्पीड बनती है अगर वो सेम डायरेक्शन में। अगर दो कार्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं
तब उनकी रिलेटिव स्पीड होती है u प्लस v, तब उनकी स्पीड ऐड हो जाती है क्योंकि वो और ज्यादा स्पीड से एक दूसरे से दूर जाती हैं। और इसमें ये अगर दूर जा रही है, मान लो ये तेज स्पीड है, ये दूर जा रही है, तो ये भी तो उसके और ज्यादा क्लोज आती जा रही है, यानी कि स्पीड ये किस स्पीड से दूर जाएगी, डिफरेंस लिया जाएगा दोनों स्पीड्स का u माइनस वी। इसमें किस स्पीड से दूर जाएगी, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, स्पीड और ज्यादा तेज हो गई दूर जाने की, u प्लस वी होती है रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम में u माइनस वी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, then what is the relative speed for both cars while they are traveling towards each other, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ए आएगा। अभी तो बोला अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना, ये एक इधर एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा, इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, u प्लस वी इनकी रिलेटिव स्पीड मानी जाएगी। अब पूछ रहा व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ वन कार, एक कार की एक्चुअल स्पीड क्या है। ओके, एक की u मानी थी हमने, एक की v मानी थी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड ये होगी, टाइम लग रहा है 1 और डिस्टेंस हो गया 100। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया टाइम इनटू स्पीड जो कि रिलेटिव लेनी है क्योंकि दो कार्स हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। यहां से मुझे पता चला कि u प्लस वी 100 होगा, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो 5 घंटे में मिलती है। 5 इंटू रिलेटिव स्पीड हो गई u माइनस वी इज इक्वल टू 100। अब भी यही रहेगा, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड अब ये है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और इज इक्वल टू डिस्टेंस वही है, इधर अगर मैं ले जाकर डिवाइड करता हूं तो u माइनस वी 20, यानी कि मेरे पास दो इक्वेशंस आई कि दोनों की स्पीड का सम होगा 100 और दोनों की स्पीड का डिफरेंस होगा 20। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2u इज इक्वल टू v से v तो कट हो जाएगा 120, यानी कि u इज इक्वल टू 60। तो एक कार की स्पीड 60 आ चुकी है, एक कार की स्पीड 60 आ चुकी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन कह रहा है व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ अदर कार। देखो अभी मुझे पता है u प्लस वी 100 है, ये अगर 60 है तो क्या ऐड करूंगी ये 100 बन जाए, तो वही दूसरी दूसरी कार की स्पीड होगी, दैट इज 40। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कंसेप्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बस ये तो क्लियर ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ही ये कंसेप्ट है, पेयर ऑफ linear equations in two variables। ओके, थर्ड देखते हैं हम केस बेस्ड। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ओके, जॉन एंड जीवंती आर प्लेइंग विद मार्बल्स इन द प्लेग्राउंड, दे टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, एंड द जॉन हैज 15 मार्बल्स मोर देन जीवंती, जॉन के पास 15 मार्बल ज्यादा है जीवंती से। ओके क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। देखो या तो इसको ऑप्शन से उठा लो कि जीवंती के पास अगर 15 है, मैं मान लो फर्स्ट ऑप्शन उठाता हूँ, जीवंती के पास 15, तो जोन के पास, इसने कहा कि जोन के पास 15 ज्यादा है तो 30 हो गए जोन के पास। अब चेक कर लो टोटल 45 बन रहा है क्या, क्योंकि इसने कहा है ना टोटल 45 है, जोन के पास 15 मार्बल ज्यादा है, तो टोटल 45 बन रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक तो ये तरीका ऑप्शन से उठाने का, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, जॉन के पास एक्स मार्बल्स मान लेता हूं, जीवंती के पास वाई, टोटल इनका कितना है 45, जॉन के पास 15 ज्यादा है यानी कि डिफरेंस लूंगा तो 15 आएगा, दोनों को ऐड कर दो, ऐड किया तो 2x इज इक्वल टू 60 क्योंकि y से y तो कट हो गया, देन x इज इक्वल टू 30, यानी कि जॉन के पास 30 है और जीवंती के पास फिर कितना होगा, जीवंती के पास 30 में क्या ऐड करेगी 45 आ जाए 15, जीवंती के पास 15, जॉन के पास 30, तो जीवंती पूछा था वो हो गया 15। ओके, द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, जॉन के पास 30 मार्बल्स होंगे,
अब आगे बोला गया है इफ 45 इज रिप्लेस्ड बाय 55 इन द अबव केस, यानी कि ये कह रहा है जो दोनों के पास टोटल है वो 45 की जगह 55 है, देन द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती हैव, और अब भी डिफरेंस डिफरेंस में कोई चेंजेस नहीं है, डिफरेंस वही है। अब इसलिए कह रहा है कि जीवंती के पास कितने होंगे, या तो ऑप्शन से उठा सकते हैं हम, जैसे देखो इसके पास 15 है जीवंती के, तो जॉन के पास ज्यादा है, कितने 15, मैंने ऐड किया तो ये तो 45 बन रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर अगर मैं जीवंती के पास 30 मान लेता हूं तो उसके पास 45 हो गए, क्योंकि 15 ज्यादा करने हैं हमें। अब मैं टोटल देख रहा हूं 75 बन रहा है, टोटल हमें 55 चाहिए। 20 देखता हूं मैं, अगर इस जीवंती के पास 20 है तो जॉन के पास 15 ज्यादा है, यानी कि 35 हो गए, और टोटल 55, यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन तो हमेशा से है ही कि x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35। जॉन के पास 35 एंड जीवंती के पास 35 में क्या ऐड करें कि 55 आ जाए, 20, यानी कि जीवंती के पास हो गए 20 मार्बल्स। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, जॉन के पास अब कितने होंगे, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, जॉन के पास होंगे 35 मार्बल्स, 35 मार्बल जॉन के पास होंगे। द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये भी अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके दैट्स ऑल, यही केस बेस्ड क्वेश्चन थे। तो ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, और आगे भी हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं सैम्पल पेपर भी सोल्व करवाऊंगा, और काफ़ी प्रैक्टिस टेस्ट भी हम इसके ऊपर सोल्व करेंगे काफ़ी सारे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए आप ऑल द बेस्ट।